ब्रिटिश शिक्षा नीति, और इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था ब्रिटिश शिक्षा नीति पे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है इसका। तो एक तो हम लोगों ने इसके उद्देश्य को देखा था। बैठ जाओ पहले, आप लोग शांति से बैठ जाओ। अब ठीक है, किसी को अब दिक्कत नहीं है ना फैनमैन से? ठीक है। तो एक तो ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था, यह हमने चर्चा किया था कि ब्रिटिश शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य रहा है। यानी इसका हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक संदर्भों में ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। अब ब्रिटिश शिक्षा नीति को यानी अंग्रेजी शिक्षा को क्यों लागू किया गया? तो एक तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जरूरी था। अब चूंकि भारत में वे अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे हैं, अब प्रत्यक्ष शासन की उनकी आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए एक बड़े संख्या में इनको यहाँ पे अधिकारी लोगों की आवश्यकता थी। अब वह अधिकारी वर्ग कहाँ से आए? इनको अपने सहयोगी लोगों की आवश्यकता थी। वह सहयोगी लोग कहाँ से आए? इसके लिए वे अंग्रेजी भाषा को लेकर आते हैं, जिससे कि भारत में उनको सस्ते कर्मचारी उपलब्ध हो सके और उनकी शासन व्यवस्था अच्छी हो सके। तो एक तो इनका उद्देश्य यह था। दूसरा उद्देश्य था कि यह भारत में एक अपने लिए समर्थक वर्ग तैयार करना चाहते थे, जो इनकी शासन व्यवस्था को न्यायोचित दिला सके। और यह होता भी है। आगे के दिनों में हम लोग देखते भी हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग है वह ब्रिटिश शासन को भारत में वैधता प्रदान करता है। और वह कहता है, जैसे उदारवादियों की जो पहले जो सोच है, वह उदारवादी पहले यह कहते हैं कि ब्रिटिश को बने रहने से ही भारत का विकास होगा। हाँ अब छोड़, हाँ हेलो, अब रणधीर ठीक है, क्लास स्टार्ट होता है, सब मत किया कीजिए फिर, ठीक, जाइए ये सब क्लास से पहले। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि ब्रिटिश शिक्षा नीति को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो एक तो इनका उद्देश्य प्रशासनिक हितों की पूर्ति था कि वे अपने लिए एक प्रशासक वर्ग निर्मित करना चाहते थे जो इनको प्रशासन में सहयोगी हो। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाया। इसका उद्देश्य कोई भारत का विकास करना नहीं था, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना नहीं था। यानी अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति को भारत में जो लागू किया, उस शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना। और औपनिवेशिक हित क्या है? तो औपनिवेशिक हित है यानी मातृ देश की आवश्यकताओं की पूर्ति। और वे भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। वे भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक नीति में बदलाव लाकर ही वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। वे यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। तो इनको ध्यान में रखते हुए अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए वे शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा नीति को लेकर आते हैं। तो पहले तो हमें यह बतला देना है। अब इस शिक्षा नीति से हुआ क्या, तो वह हम लोगों ने पिछले क्लास में ही चर्चा किया था कि क्या था प्रशासनिक उनका हित क्या था, आर्थिक हित उनका क्या था, और सामाजिक सांस्कृतिक। क्योंकि वह यह भी जानते थे कि जब तक भारतीय समाज में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, जब तक भारतीय संस्कृति में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती थी। दूसरी चीज कि वे अपने लिए एक खरीदार वर्ग भी यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहते थे, बनाना चाहते थे। और वह अंग्रेजी शिक्षा को लाकर ही किया जा सकता था, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत एक बड़ा बदलाव आया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अब बदलाव यह आया कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। और मुक्त व्यापार की नीति के तहत भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बना दिया गया। अब उनकी जो वस्तुएं थी उसको कैसे बिक्री हो और कैसे उसको भारतीय खरीदें, उसके लिए यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक नीति को बदलने की आवश्यकता थी। इसलिए वे अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आते हैं। तो एक तो हमने उद्देश्य देखा था, दूसरा हमने विकास देखा था कि फिर इसका विकास कैसे हो रहा है। तीसरा हम लोगों ने इसमें देखा था कि इसको लेकर, शिक्षा नीति को लेकर जो वे लेकर आते हैं, इसको लेकर एक विवाद हो जाता है। और विवाद होता है वह आंग्लवाद, आंग्ल और प्राच्य विवाद के नाम से जाना जा रहा है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था कि विवाद क्यों हुआ, तो विवाद के दो कारण थे। एक तो विवाद का कारण था कि शिक्षा का विषय क्या हो, और दूसरा विवाद का कारण था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अब चूंकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह हुआ कि भारत में प्रतिवर्ष
शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। अब जब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास पर भारत में खर्च किया जाएगा तो एक नया विवाद जन्म ले लिया कि वह शिक्षा कैसी होगी और उस शिक्षा का विषय क्या होगा। खैर, विषय को लेकर जो विवाद था वह विवाद कम हो गया, क्योंकि विषय को लेकर यह सर्वमान्य मत आया क्योंकि यहाँ पे 2 विचारधाराएं थे, एक है आंग्लवादी और एक है प्राच्यवादी। अब शिक्षा का विषय क्या हो, तो विषय को लेकर आम मत यह बना कि शिक्षा का विषय आधुनिक ही होगा, आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। चलो, इस बात को लेकर दोनों लोग सहमत हो जाते हैं, दोनों पक्षों में सहमति हो जाती है, आंग्लवादियों में भी और प्राच्यवादियों में भी। लेकिन अब शिक्षा का माध्यम क्या हो, यह एक बड़ा विवाद बन जाता है कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। अब जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों का मानना था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, यानी भारतीय भाषा में भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए, भारतीय भाषा में ही आधुनिक शिक्षा दी जाए। उधर जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों का मानना था कि नहीं, भारतीय भाषा में शिक्षा ना देकर इनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए। अच्छा, दोनों के यहाँ पे हित जुड़े हुए हैं, दोनों के साम्राज्यिक हित ही हैं, चाहे वह आंग्लवादी हैं या प्राच्यवादी हैं। अब अगर आंग्लवादी यह कह रहे हैं कि भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए, तो उसके पीछे उनका जो मकसद था, उसका मकसद यह था कि भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन को बनाए रखा जाएगा, भाषा के आधार पर इनके बीच की एकता। जैसे अब अगर मान लो हिंदी में, फारसी में, भारतीय भाषा में इनको शिक्षा दिया जाएगा, क्योंकि भाषा क्या होता है, भाषा एकजुटता को लाने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो भाषा से हो क्या सकता था कि अगर एक ही भाषा में शिक्षा दी जाती तो इसे भारतीय में जो भाषाई जो विभाजन था वह समाप्त हो जाता और भाषाई आधार पर वे एकजुट हो जाते हैं। तो इसलिए जो आंग्लवादी थे, आंग्लवादियों का यह तर्क था, आंग्लवादियों का यह मत था कि नहीं, भारतीय भाषा में इनको शिक्षा दी जाए जिससे कि इनके बीच का विभाजन बना रहे। अब उधर जो आंग्लवादी हैं कि आंग्लवादियों का कहना है कि नहीं, अंग्रेजी भाषा में। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी भाषा में वे क्यों शिक्षा देना चाहते थे, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के पीछे उनका निहित हित था। उनका हित था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देकर भारत में एक ऐसा वर्ग को निर्मित किया जाए जो रक्त और नस्ल के आधार पर तो भारतीय हो, लेकिन वह सोच के स्तर पर ब्रिटिश हो, यूरोपीय हो। एक तो यह था। इसके साथ साथ इसके पीछे एक और इनका हित था। इनका हित यह भी था कि अंग्रेजी भाषा में इसलिए वे शिक्षा देना चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देकर, और सभी लोगों को शिक्षा नहीं देना है, शिक्षा केवल ऊपर के वर्गों को देना है। इससे क्या होगा कि इनके बीच एक विभाजन हो जाएगा। एक जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग होंगे वे स्वयं भारतीयों से घृणा करने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हो कि आंग्ल और प्राच्य विवाद होता है, लेकिन अंततः जीत किनकी होती है, अंततः जीत आंग्लवादियों की होती है। और फिर शिक्षा नीति में क्या लाया जा रहा है, तो शिक्षा नीति को लेकर फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया जा रहा है, जिसे कहा गया कि शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत, जिसमें यह हुआ कि ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी लेकिन सभी को शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा किसको दी जाएगी, तो संपन्न वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी, उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षा दी जाएगी। और उसके लिए जो लागू किया गया नीति, वह नीति लागू किया गया फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन सिद्धांत, जिसमें यह हुआ कि शिक्षा छन छन कर नीचे की ओर जाएगी। यही था जो विवाद था शिक्षा को लेकर। अब इसमें हम लोगों को फिर आगे देखना है कि अब शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण आयोग था, ये चूंकि प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, तो इसमें एक तो हम लोग देखते हैं कि ऊड घोषणा, यह शिक्षा से संबंधित है। ऊड घोषणा और ऊड घोषणा कब का है, यह है आपको 1854 का, जिसे कहा जा रहा है शिक्षा का मैग्ना कांटा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कांटा, ऊड घोषणा को। इसके बाद शिक्षा से संबंधित फिर आगे एक और आयोग आ रहा है, और यह है आपको हंटर कमीशन, यह भी शिक्षा से संबंधित है। यह है आपको हंटर कमीशन 1882 का, 1882 का। इसके बाद शिक्षा से संबंधित एक और आयोग आता है, और वह है आपको थॉमस रैले कमीशन। और रैले कमीशन कब का है, यह है आपको 1902 का रैले कमीशन है।
शिक्षा से संबंधित और भी कौन सा आयोग आ रहा है? रेले कमीशन के बाद हम लोग देख रहे हैं तो आ रहा है आपको सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन। यह है आपको 1917 का सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन यह कब का है? यह है आपका 1917 का सैडलर कमीशन। आगे चलकर शिक्षा से संबंधित एक और आयोग आ रहा है और वह है आपको हार्टोग आयोग। हार्टोग आयोग, हार्टोग आयोग यह कब का है? 1929 का, 1929 का। यह भी शिक्षा से संबंधित है। आगे चलकर फिर शिक्षा से संबंधित एक आ रहा है सार्जेंट योजना 1944 का। सार्जेंट, वर्धा योजना भी है, गांधी का है, ठीक है, लेकिन वो तो गांधी का है वर्धा योजना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना। और सार्जेंट योजना कब का है? 1944 का। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित ये सारे आयोग का गठन किया जा रहा है। अब इसके विषय में चूंकि यहाँ से आपका प्रश्न जो पूछा जाता है वह प्रश्न फैक्चुअल भी पूछ दिया जाता है और कॉन्सेप्चुअल भी प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है। तो ये सब आयोग और कमीशन के विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे बस जान लेना है कि ये सब आयोग और कमीशन क्या थे, इनका गठन किस लिए किया गया था, ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। तो शिक्षा से संबंधित इन सब आयोग और कमीशन के, अब जैसे उद्घोषणा, उद्घोषणा किसके समय का है? किसके समय का लाया जा रहा है? यह आपको डलहौजी के समय में। अब देखो सबसे पहले जो शिक्षा से संबंधित जो हम लोग देखते हैं तो शिक्षा से संबंधित भारत में शिक्षा को लेकर, ब्रिटिश आधुनिक शिक्षा को लेकर सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में विलियम बेंटिंग के समय में देखते हैं कि हम लोग विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि विलियम बेंटिंग के समय ही आपको शिक्षा को लेकर विवाद भी हुआ था और विलियम बेंटिंग के समय ही आंग्ल और प्राच्य विवाद हुआ था, जिसमें इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि भारतीयों को शिक्षा कैसी दी जाए, तो भारतीयों को शिक्षा आधुनिक शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा का भाषा क्या होना चाहिए, तो उस शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। यह आपको विलियम बेंटिंग के समय में यह पहली बार घोषणा किया गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विलियम बेंटिंग के समय ही एक आयोग का गठन किया जाता है मैकॉले के द्वारा, मैकॉले के तहत, क्योंकि मैकॉले विधि आयोग का सदस्य था और मैकॉले के विधि आयोग से फिर शिक्षा सुधार के लिए आपको लाया जा रहा है। तो पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर जो सुधार कार्यक्रम जो अपनाया जा रहा है वह सबसे पहला योगदान रहा है विलियम बेंटिंग का।